तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनफू और कैप्टन टाइचुई के बीच एक जबरदस्त फाइट हो रही थी। कैप्टन टाइचुई अपना हर एक खतरनाक मूव चल देते हैं, पर युनफू बड़ी आसानी के साथ उनके सारे हमलों को डॉच कर लेता है क्योंकि युनफू की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। यहाँ कैप्टन टाइचुई काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर युनफू की रफ्तार के सामने उनका टिकना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। युनफू तो उन्हें जान से ही मार डालने वाला था, पर तब गाओ जियानली ने वहां आकर कैप्टन टाइचुई की जान बचा ली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां गाओ जियानली युनफू से पूछता है कि पहले तो क्विकसैंड हान स्टेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता था और तुम लोग किन एम्पायर के खिलाफ काम करते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने उन्हीं के लिए काम करना शुरू कर दिया। जिसके जवाब में युनफू कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके लिए काम करते हैं, मुझे तो बस लोगों की जान लेनी है। ये बात सुनकर गाओ जियानली को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें मौत चाहिए तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन मरने वाले तुम होगे। और इसी के साथ गाओ जियानली अपनी आइसी वाटर को एक्टिवेट करके आसपास की जगह को फ्रीज करना शुरू कर देता है। चारों तरफ की जगह फ्रीज होने की वजह से कैप्टन टाइचुई को काफी ज्यादा सर्दी महसूस होती है, पर गाओ जियानली पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा था। यहाँ गाओ जियानली का ये मूव देखकर युनफू बड़ी एक्साइटमेंट के साथ पूछता है, क्या ये तुम्हारा फेवरेट ब्लैक विंड राइजेस मूव है? जिसके जवाब में गाओ जियानली कहता है, नहीं, तुम उस मूव के काबिल ही नहीं हो। ये बात सुनकर युनफू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ गाओ जियानली की तरफ बढ़ता है। युनफू की रफ्तार काफी ज्यादा थी, लेकिन गाओ जियानली उसे रोकने के लिए अपने आईसी अटैक्स का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हाँ, पहले युनफू अपनी रफ्तार की वजह से डोमिनेंट रहा, अब उसकी रफ्तार गाओ जियानली के सामने कुछ भी नहीं थी। गाओ जियानली बड़ी आसानी के साथ युनफू के सारे हमले रोक रहा था और इसी फाइट के बीच गाओ जियानली युनफू को थोड़ा जख्मी कर देता है, जिसे देखकर युनफू फौरन वहां से उड़कर एक दरख्त पर जा बैठता है। लेकिन गाओ जियानली अपनी फ्रीजिंग टेक्निक की मदद से उस दरख्त को भी फ्रीज कर देता है ताकि युनफू को ज्यादा सोचने का वक्त ना मिले। युनफू के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए गाओ जियानली पर स्पीड अटैक करने की कोशिश करता है। इसे गाओ जियानली बड़ी आसानी के साथ रोककर उसी पर काउंटर अटैक कर देता है। ये सब करते हुए गाओ जियानली की फेस पर जरा सा भी डर का रिएक्शन नहीं था, तो इसलिए युनफू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी फुल पावर एक्टिवेट करके बहुत सारे अटैक्स करना शुरू कर देता है। कैप्टन टाइचुई युनफू का ये मूव रोकने में नाकामयाब हो गए थे, लेकिन गाओ जियानली बड़ी आसानी के साथ ये मूव रोककर उसे पीछे हटा देता है। तभी युनफू मौका पाकर जख्मी हालत में पड़े कैप्टन टाइचुई पर हमला कर देता है। गाओ जियानली ये देखने के बाद बड़ी तेजी से कैप्टन टाइचुई के सामने एक आइसी शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे युनफू कैप्टन टाइचुई को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अब युनफू कुछ देर रुककर अपने आसपास की सिचुएशन देखता है, जहां वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन गाओ जियानली को जरा सी खरोच भी नहीं आई थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि इस वक्त मैं गाओ जियानली से जीत नहीं सकता, तो वो पागलों की तरह हंसते हुए वहां से भागना शुरू कर देता है। यहाँ जंगल में वो भागते भागते बहुत दूर तक आ गया था, जहाँ वो एक लड़की यानी मिस जीनू को एक दरख्त पर देखता है, जो कि अपने फ्लूइड से सॉन्ग ऑफ स्नो वाइट बजा रही थी। ये सॉन्ग एनिमीज का बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इस सॉन्ग की वजह से युनफू का सर फटा जा रहा था। ये सॉन्ग वैसे भी एनिमीज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जिस पर आइसी वाटर का इस्तेमाल किया गया हो उसके लिए तो ये डबल नुकसानदेह हो जाती है। यहाँ युनफू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इससे खुद को कैसे बचाए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो तकलीफ से चिल्ला रहा था। ये वो वक्त था जब युनफू इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के बजाय मरना पसंद करता। अब इस तकलीफ की वजह से युनफू के आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोहित स्कूल आ जाता है। यहाँ सोर्ड मास्टर खड़े अपने पास्ट को याद कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक विजन आता है, जो कि उनके इकलौते दोस्त जिन के का था। सोर्ड मास्टर का इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही करीबी दोस्त था, जिसका नाम जिन के था। वो सोर्ड मास्टर की नजरों के सामने आता हुआ गुजर जाता है। अब जिनको नहीं पता तो मैं याद दिला दूं कि ये वही सीन है जब जिन के किन असैसिनेशन प्लान के लिए जा रहा था। यहाँ येन किंग, येनडेन और बाकी मोई स्कूल के लोगों ने उसे किन एम्पायर को मरवाने के लिए भेजा था। दोस्तों, जैसे मास्टर गाइनी पास्ट में किन एम्पायर का सबसे खतरनाक सोर्ड मास्टर था, वैसे ही जिन के येन किंगडम का सबसे खतरनाक सोर्ड वॉरियर था। यहाँ जंगल में युनफू की हालत उस फ्लूइड से काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, पर गाओ जियानली देखता है कि कैप्टन टाइचुई भी उस फ्लूइड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो गाओ जियानली अपनी सोर्ड को हिट करके एक सिग्नल मिस जीनू तक पहुंचा देते हैं। वो सिग्नल मिस जीनू को मिलते ही मिस जीनू फ्लूइड बजाना बंद करके गाओ जियानली के पास आ जाती है। मिस जीनू गाओ जियानली से कैप्टन टाइचुई की हालत के बारे में पूछती है, जिस पर गाओ जियानली कहता है कि कैप्टन टाइचुई जख्मी होने की वजह से तुम्हारे फ्लूइड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये सुनकर मिस जीनू बोलती है कि बहुत शर्म की बात है, वरना आज तो मैं युनफू को जान से मार कर ही दम लेती।
गाओ जियानली कहता है कोई बात नहीं, मैंने अपनी आइसी वाटर ब्लेड से उसे जख्मी कर दिया है, जिसकी वजह से बर्फ उसके खून में फैलकर उसके ब्लड फ्लो को बंद कर देगी, और ऊपर से तुम्हारे सॉन्ग ऑफ व्हाइट स्नो ने भी उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचकर यहाँ से दूर जा पाएगा। इस वक्त हमें कैप्टन टाइचुई की जान बचाने के लिए उसे वापस लेकर जाना चाहिए, जिस पर मिस जीनू भी मान जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर बैन कहते हैं कि कैप्टन टाइचुई का इलाज चल रहा है, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, उनकी अंदरूनी मसल्स और हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी है, उसके ऊपरी जख्म उसकी कंडीशन को और ज्यादा बुरा बना देते हैं, लेकिन शुक्र है कि तुम लोग वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। तभी डाउजी वहां आकर कहता है कि यूनफू अपने वक्त से पहले ही आ गया, ये सिचुएशन जितनी सिंपल लग रही है ये उतनी भी सिंपल नहीं, जिस पर गाओ जियानली समझ जाता है कि हमारे एनिमीज कोई बहुत बड़ा अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। ये छोटा सा प्लान तो सिर्फ हमारी तवज्जो हटाने के लिए था। गाओ जियानली की ये बात सुनकर मास्टर बैन शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ जंगल में किन एम्पायर की आर्मी घुस चुकी थी, लेकिन मैकेनिकल सिटी के बिछाए हुए ट्रैप्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिनको पार करते हुए इन सोल्जर्स की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही थी। ये देखकर कैलियन वीजोंग से कहती है कि मैकेनिकल सिटी के आसपास की जगह ट्रैप से भरी हुई है, तो क्या उन पर यूं सामने से हमला करना समझदारी होगी? इस तरह करते हुए तो हमारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। वीजोंग उसे रोक कर कहता है कि मरना जीना हमारे हाथ में नहीं, और दूसरी बात कि ये सोल्जर्स भी हमारे नहीं, ये किन एम्पायर के सोल्जर्स हैं। यानी वीजोंग को फर्क नहीं पड़ता कि ये सोल्जर मरे या जिए, वो दिल ही दिल में अभी भी किन एम्पायर से नफरत करता है। वो उनकी मदद कर रहा है तो सिर्फ एक डील की वजह से। तभी वहाँ एक सोल्जर आकर कहता है मास्टर वीजोंग हम क्या करें, हमारे सारे सोल्जर ट्रैप्स में फंसकर जख्मी हो रहे हैं और बहुत से सिपाही तो जान से भी मारे गए। वीजोंग कहता है क्या किन एम्पायर की आर्मी इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो मैकेनिकल सिटी के ट्रैप से ही डर जाए? अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो हट जाओ, लेकिन खुद ही सोच लेना कि किन एम्पायर को क्या जवाब देना है। ये सुनकर वो सोल्जर सोचता है कि अगर हम खाली हाथ ही वापस चले गए तो किन एम्पायर हमें जान से मार डालेगा, इसलिए वो अपने सोल्जर्स के पास जाकर उन्हें हर हाल में आगे बढ़ते रहने को कहता है। वो सोल्जर्स हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो ट्रैप्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं। यहाँ वीजोंग रास्ते के साफ होने का इंतजार कर रहा था, चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये रास्ता साफ हो जाए ताकि वो जल्द से जल्द मास्टर गाइनी से मिल सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।